जय हिंद साथियों, इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक का। एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक क्लास 7 का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर 5 पढ़ेंगे। क्लास 6 की हिस्ट्री की सारी वीडियो और चैप्टर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 7 का। यदि आप लोग पहली बार आए हैं या अभी तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के इसकी पिछली वीडियो क्लास 6 की और क्लास 7 की 1 से 4 तक देख लीजिए। और साथ ही साथ यदि पहली बार आए हैं तो और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। हम लोग शुरू करते हैं। जनजातियाँ जनजातियाँ खाना बदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। हम लोगों ने पिछले अध्याय 2, 3 और 4 में देखा है कि किस प्रकार राज्यों का उत्थान और पतन हुआ। इस उठापटक के बीच ही कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। यानी कि जो उत्थान हो रहा था, जब राज्यों का उत्थान हो रहा था और उनका पतन जब हो रहा था, तो इस बीच में कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। और एक लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। लेकिन सामाजिक परिवर्तन हर जगह एक समान नहीं हुए। यानी कि हर जगह एक समान रूप से सामाजिक परिवर्तन नहीं हुआ था, क्योंकि अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीकों से विकसित हुए। ऐसा कैसे और क्यों हुआ, यह समझना महत्वपूर्ण है। सभी स्थानों पर सामाजिक परिवर्तन एक समान नहीं हुए थे, अलग अलग प्रकार से हुए थे, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग किस्म के समाज अलग अलग तरीके से विकसित हुए थे, क्योंकि उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता, उनके विचार, रहन सहन में भिन्नता थी, इसलिए वो भिन्न भिन्न तरीके से विकसित हुए थे। इस उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण के नियमानुसार पहले से ही विभाजित था। इस भारतीय उपमहाद्वीप में उस समय समाज जो थे उस समय वर्ण के अनुसार विभाजित थे। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये वर्ण हैं, इनके अनुसार पहले से ही विभाजित थे। ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम और ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए ये नियम, वर्ण के नियम जो थे, ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए वर्णों के नियम बड़े बड़े राज्यों के राजाओं द्वारा स्वीकार किए गए थे। ब्राह्मणों ने जो वर्ण व्यवस्था को सुझाया था, इसको बड़े बड़े राजाओं ने उस समय स्वीकार किया था। इससे ऊंच और नीच, ये वर्ण व्यवस्था के कारण ही ऊंच और नीच तथा अमीर और गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा जटिल हो गया। यानी कि जो वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणों ने सुझाया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इनको राजाओं ने स्वीकृत किया, इनको बढ़ावा दिया, और इसके कारण ही ऊंच नीच का भेदभाव ज़्यादा फैला। ऊंच वर्ण के लोगों को ज़्यादा मान सम्मान दिया जाता था और नीच वर्ण के लोगों के कम मान सम्मान दिया जाता है, जिससे उनके बीच में भेदभाव का अंतर ज़्यादा बढ़ने लगा। और अमीर होते गए और गरीब होते गए, जिससे उनके बीचों में अंतराल अर्थात फासला बढ़ा। और दिल्ली के सुल्तानों और मुगलों के इसी काल में श्रेणीबद्ध समाज व्यवस्था जटिल हो गई थी। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज, और इन बड़े शहरों से परे थे जो जंगलों में, गांवों में रहते थे जनजातीय समाज, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। दूसरे तरह के समाज भी उस समय मौजूद थे। उपमहाद्वीप के कई बड़े ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे। कुछ दूसरे तरह के जनजातीय लोग थे जो ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए इन नियमों को नहीं मानते थे, नियमों और कर्मकांडों को नहीं मानते थे, और वे न ही कई आसमान वर्गों में विभाजित थे और कई आसमान वर्गों में नहीं विभाजित थे। यानी कि वहाँ पे गरीब अमीर में ज़्यादा अंतर नहीं था और ऊंच और नीच में भी अंतर नहीं था। सब लगभग लगभग एक ही समान थे, एक ही तरीके के व्यक्ति थे। अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियाँ कहा जाता है और ये ऐसे लोगों को जनजातियाँ कहा जाता था।
प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी। कुछ दूसरी जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। यानी प्रत्येक ये जनजाति के जो लोग थे ये नातेदारी, रिश्तेदारी के बंधन से जुड़े हुए थे। और कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, यानी कि कृषि का कार्य करती थी। और इसके अलावा कुछ दूसरी जनजातियां भी थी जो शिकारी, संग्राहक या पशुपालक थे। प्रायः वे अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा इस्तेमाल करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। और ये लोग, जनजातीय लोग, अपने निवास स्थान के चारों ओर जो भी इनकी प्राकृतिक संसाधन थे उनका पूरा इस्तेमाल करते थे। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी और वे एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। खानाबदोश लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारों ग्रहों पर नियंत्रण रखते थे और अपने खुद के बनाए नियमों के आधार पर पर्यावरणों के बीच इनका बंटवारा करते थे। ये जनजातीय लोग क्या करते थे कि ये जनजातीय में खानाबदोश भी आते हैं। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक खानाबदोश जनजातियां घूमती रहती थी। और अन्य जातियां थी, जनजातीय समूह थे, ये संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे, क्योंकि भूमि से ये कृषि करते थे और चारागाहों से ये पशुपालन करके वहाँ पे जानवरों को चराते थे। इससे ये लोग भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और ये खुद के बनाए गए नियमों के आधार पर ये परिवारों के बीच इनका बंटवारा भी करते थे। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली। सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। ये जनजातियां जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम यानी कि दुर्लभ जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ इनका टकराव भी होता था। जाति आधारित भी उस समय कुछ समुदाय थे इनके साथ और ये जनजातियों का कभी कभी आपस में टकराव भी होता था। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। जनजातीय लोगों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी संस्कृति को भी बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहे। जनजाति के लोग और जाति वर्ग में जो लोग थे ये दोनों अपनी ज़रूरतों के अनुसार एक दूसरे पर निर्भर थे। कुछ आवश्यकताएं उनकी जनजातीय लोगों से थी और कुछ जनजातीय लोगों की जाति आधारित लोगों से भी आवश्यकताएं थी। तो दोनों इस तरीके से एक दूसरे पर निर्भर थे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। जब दोनों लोगों में टकराव और निर्भरता होती थी तो दोनों की ज़रूरतें भी थी और टकराव भी होता था, तो इससे धीरे धीरे दोनों ही समाजों में धीरे धीरे बदलाव आता गया। जनजातीय लोग कौन थे? समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे। जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक या मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज कोई नहीं रखते थे, लेकिन ये समृद्ध रीति रिवाजों, इनका जो रीति रिवाज था उसको मौखिक रूप से परंपराओं को संरक्षण करते थे। ये परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत के रूप में मिलती थी। ये परंपराएं जो थी इनकी मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती रहती थी इनकी परंपराएं। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक अर्थात मौखिक परंपराओं को इस्तेमाल करने लगे थे। इतिहासकार भी इन्हीं मौखिक परंपराओं को, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनकी संस्कृति को, जनजातीय लोगों की संस्कृति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरित होती रहती थी, इन्हीं को इतिहासकार लिखने के लिए इन्हीं का इस्तेमाल करने लगे। जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। प्राय जनजातीय लोग भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे, लेकिन किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय समय पर बदलता रहता था। किसी समय किसी इलाके में कोई जनजाति प्रभावशाली थी, तो उसके बाद कोई दूसरी जनजाति उसी स्थान पर समय के परिवर्तन के साथ साथ दूसरी जनजाति भी वहाँ पे प्रभावशाली हो जाया करती थी। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति
पंजाब में एक खोखर जनजाति थी जिसका 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत प्रभावशाली थी। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत शक्तिशाली थी। यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। ये देख लीजिए यहाँ पे 13वीं और 14वीं सदी के दौरान पंजाब में खोखर जनजाति प्रभावशाली थी, जबकि इसके बाद में 13वीं 14वीं सदी के बाद वहीं पर पंजाब में ही गख्खर लोग अर्थात गख्खर जनजाति ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई, अर्थात वहाँ ज़्यादा प्रभावशाली हो गई। इनके मुखिया कमाल यानी गख्खर जनजाति के लोगों के मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था। गख्खर लोगों के मुखिया थे कमाल खान गख्खर। इनको बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया था अपना, और मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर लिए जाने से पहले लंगाह और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर था। उत्तर पश्चिम में एक विशाल एवं शक्तिशाली जाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। उत्तर पश्चिम में एक शक्तिशाली जनजाति बलोच, और ये लोग बलोच लोग अलग अलग मुखिया वाले कई छोटे छोटे कुलों में बटे थे। पश्चिमी हिमालय में गड्डी गड़रिया की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्व में भी नागा, अहोम और दूसरी जनजातियों का पूरी तरह प्रभुत्व था। यहाँ पे जनजातियों का कुछ फिगर दिया गया है, मानचित्र दिया गया है। प्रमुख भारतीय जनजातियों के क्षेत्र यहाँ मानचित्र में दिखाए गए हैं। अगर हम लोग उत्तर में देख लें तो उत्तर पश्चिम में गख्खर जनजाति, खोखर जनजाति, ये पंजाब का एरिया है। गख्खर और खोखर पंजाब में थे, जिसको अभी हम लोगों ने पढ़ा। जंजूहा, लंगा, बलूची, अरघुन, समास, भील लोग यहाँ रहते थे, कोली, जाटवाड़। और पूर्वी एरिया में अगर देखें, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी एरिया में अहोम, नागा, काचरीस, खासी, कोच, ये सब जनजातियां हैं जो यहाँ पे रहती थी। मुंडा, संताल, और यहाँ ये बंगाल का एरिया है। ये बंगाल का एरिया, बंगाल के एरिया में चेर, अरोन, और पश्चिमी साइड में देखें तो भील, कोली, जटवाड़ और गोंडवाना क्षेत्र यहाँ पर है। गोंडवाना मध्य भाग में हम लोग देखें तो गोंड, बैगस, और इसके साथ साथ दक्षिण पूर्व में हम लोग देखें तो दक्षिण पूर्व घाट पे गोंड, कोयास, और पूर्वी घाट का हम लोग देखें दक्षिण पश्चिम घाट पे, दक्षिण पश्चिम एरिया में हम लोग देखें तो भील, कोली, काटकरीस, बेराद, हुरागा। दक्षिण भाग में हम लोग देखें तो जनजातियां थी बादागस, मारवाड़ और वेतर। ये जनजातियां हैं जो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप पर निवास करती थी। मौजूदा बिहार और झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। मौजूदा इस समय जहाँ पे बिहार और झारखंड हैं, इनके इस इलाके में 12वीं सदी तक यानी कि 12वीं सदी तक चेर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजा मान सिंह कौन थे? तो बादशाह अकबर के सेनापति थे मान सिंह, ये भी इम्पोर्टेंट है। बादशाह अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में चेर लोगों पर हमला किया। अकबर के समय में, बादशाह अकबर के समय में राजा मान सिंह 1591 ईस्वी के दौरान सेनापति थे। इन्होंने 1591 में चेर जनजाति के लोगों पर हमला किया और उन्हें चेर जनजाति के लोगों को परास्त किया। उन्हें लूटकर खासा माल इकट्ठा किया गया, यानी कि चेर लोगों को परास्त करके राजा मान सिंह ने अच्छा खासा लूटकर उनसे माल इकट्ठा किया। लेकिन वह पूरी तरह यानी कि ये चेर जनजाति पूरी तरह अधीन नहीं बनाए गए। इसके बाद में औरंगजेब के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई किलों पर कब्जा किया। अकबर के बाद में जब
औरंगजेब आए तो औरंगजेब ने के समय में मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया और इस जनजाति को अपना अधीनस्थ बना लिया। यानी इनको इनसे कब्जा करके इनके ऊपर इनको अपने अधीन बना लिया। इस क्षेत्र में रहने वाली महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा और संताल थे। यद्यपि ये उड़ीसा और बंगाल में भी रहते थे। कुल किसे कहा जाता है, यहाँ पे दिया गया है कुल परिवार या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्रायः नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, रात में भील लोग हिरन का शिकार कर रहे हैं। ये भील लोग हैं और ये हिरन का शिकार कर रहे हैं। ये देखिए, ये भील भील लोग हैं। ये हिरन का पहाड़ी इलाके में हिरन का रात में शिकार कर रहे हैं। एक और चित्र यहाँ पे दिया गया है नीचे, इसमें घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं। ये जो चित्र दिया गया है, घुमंतू व्यापारियों की श्रृंखलाएं भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ती थी। यहाँ मेवा इकट्ठा करके उसे ऊँटों पर लादा जा रहा है। ये जो चित्र दिया गया है, यहाँ पे ये मेवा है, मेवा को इकट्ठा करके ऊँटों पर लादा जा रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे। ये मध्य एशिया के व्यापारी ऐसी वस्तुएं भारत लाते थे और बंजारे एवं अन्य व्यापारी उन्हें स्थानीय बाजारों तक पहुंचाते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ, ये जो दी गई हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कोली, बेरात तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेरात और दूसरी अन्य जातियों, कोली जनजात, बेरात जनजात और इसके साथ साथ अन्य जनजातियों के निवास स्थान थे कर्नाटक और महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। कुछ और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की विशाल आबादी थी। भीलों की बड़ी जनजाति, भील लोग जो शिकार कर रहे हैं, इन्हीं की भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। 16वीं सदी का अंत आते आते उनमें से कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। तब भी भीलों के कई कुल शिकारी संग्राहक बने रहे। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। इसका मतलब है भीलों की बड़ी जनजाति यानी भील लोग पश्चिमी और मध्य भारत में फैले हुए थे। 16वीं सदी का अंत आते आते यानी 16वीं सदी का अंत होते होते ही उनमें कई एक जगह बसे हुए खेतिहर और यहाँ तक कि जमींदार बन चुके थे। ये भील लोग मध्य भारत और पश्चिम में कई लोग 16वीं सदी तक खेतिहर बन गए थे यानी कि पशुपालक बन गए थे और साथ ही साथ जमींदार भी बन गए थे। लेकिन तब भी कुछ लोग तो बन गए थे, लेकिन तब भी कुछ भील जनजाति के कुछ लोग उस समय भी शिकारी संग्राहक ही बने रहे। कुछ लोग कृषि और पशुपालन अपना लिए और कुछ लोग शिकारी ही बने रहे। और मौजूदा जहाँ पे इस समय है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड जनजाति बड़ी तादाद में फैले हुए थे। खाना बदोश और घुमंतू लोग कैसे रहते थे? खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे। ये खाना बदोश लोग हैं, ये अपने चरवाहों के साथ यानी कि अपने चरवाहा जानवरों के साथ दूर दूर तक घूमते रहते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशुचारी उत्पादों पर निर्भर था, अर्थात दूध से और चरने वाले पशुओं के उत्पादों पर इनका जीवन निर्भर था खाना बदोश लोगों का। और ये लोग वे खेतिहर गृहस्थों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए ऊन, घी इत्यादि का विनिमय का अर्थ होता है लेन देन भी करते थे। कुछ खाना बदोश अपने यहाँ तक देख लेते हैं हम लोग। खाना बदोश चरवाहे अपने जानवरों के साथ इधर उधर घुमा करते थे और ये दूध और अन्य चरने वाले पशुओं के उत्पादों पर निर्भर थे। और इसके साथ साथ वे खेतिहर गृहस्थों के जो खेती करते थे, जो कृषक
कृषि करते थे जो लोग और घरों में रहते थे, उनसे अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी ही चीज़ों के लिए उनसे अनाज, कपड़े और बर्तन लेते थे और उनको इन वस्तुओं के स्थान पर घी और ऊन देते थे। तो इस प्रकार से ये लोग वस्तुओं का विनिमय करते थे, वस्तु विनिमय करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई का काम भी करते थे। एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हुए सामानों की खरीद फरोख्त भी करते थे। खानाबदोश इधर दिया गया है, खानाबदोश और भ्रमणशील समूह। खानाबदोश घुमंतू लोग होते हैं। खानाबदोश जनजात के लोग घुमंतू लोग होते हैं। उनमें से कई पशुचारी होते हैं जो अपनी रेवड़ और पशुवृत्ति के साथ एक चारागाह से दूसरे चारागाह घूमते रहते हैं। इसी तरह दस्तकार, फेरी वाले और नृतक, गायक एवं अन्य तमाशबीन भ्रमणशील समूह अपना काम धंधा करते करते एक जगह से दूसरी जगह यात्रा पर रहते हैं। खानाबदोश और भ्रमणशील समूह दोनों अक्सर उस जगह लौटकर आते हैं जहां उन्होंने पिछले साल दौरा किया था। बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक खानाबदोश थे। खानाबदोश लोग हम लोग देखे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं और ये खानाबदोश लोगों में बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक खानाबदोश थे। उनका कारवा टांडा कहलाता था। इनके विशाल समूह को कारवा कहा जाता था। जब एक साथ हजारों की संख्या में निकलते थे बंजारा लोग, तो इनके कारवा को टांडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का ही इस्तेमाल नगरों के बाजारों तक अनाज की ढुलाई के लिए करते थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में जो थे, ये बंजारों के द्वारा ही, बंजारों के माध्यम से ही बाजारों तक अनाज की ढुलाई का काम करते थे। बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरण में लिखा है। बादशाह जहांगीर अकबर के पुत्र थे जहांगीर। ये बादशाह जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि बंजारे विभिन्न इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते हैं। सैन्य अभियानों के दौरान वे मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते हैं। किसी विशाल सेना के लिए 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे। यानी कि बादशाह अकबर के पुत्र बादशाह जहांगीर ने अपने संस्करण में लिखा है कि बंजारे लोग इलाकों से अपने बैलों पर अनाज ले जाकर शहरों में बेचते हैं और इसके साथ साथ सैन्य अभियानों के दौरान भी ये मुगल सेना के लिए खाद्यान्नों की ढुलाई का काम करते हैं और एक विशाल सेना के लिए, किसी भी विशाल सेना के लिए लगभग 1 लाख बैल अनाज ढोते होंगे, ऐसा जहांगीर ने अपने संस्मरणों में लिखा है। बंजारे 17वीं सदी के आरंभ में भारत आने वाले एक अंग्रेज व्यापारी पीटर मंडी ने बंजारों का वर्णन किया है। 17वीं सदी के आरंभ में भारत आए थे एक अंग्रेज व्यापारी जिनका नाम था पीटर मंडी। इन्होंने बंजारों का वर्णन किया है और इन्होंने लिखा है, पीटर मंडी ने लिखा है कि सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई। टांडा मतलब क्या है? टांडा का यहाँ पे अर्थ है कि बंजारों का कारवा। हजारों की संख्या में जब बंजारे लोग अपना समूह लेकर के निकलते थे अपने जानवर, अपने परिवार के साथ, तो उनके कारवा को टांडा कहा जाता था। इनका कारवा टांडा कहलाता था। सुबह हमारी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। ये पीटर मंडी ने लिखा है उस समय 17वीं सदी के आरंभ में कि सुबह मेरी मुलाकात बंजारों की एक टांडा से हुई जिसमें 14,000 बैल थे। सारे पशु गेहूं और चावल के अनाजों से लदे हुए थे। ये बंजारे लोग अपनी पूरी घर गृहस्थी, बीबी और बच्चे अपने साथ लेकर चलते थे। बंजारा लोग अपने बीवी, बच्चे, घर गृहस्थी सब साथ में ही लेकर चलते थे। एक टांडा में कई परिवार होते हैं। उनका जीने का तरीका उन भारवाहकों से मिलता जुलता है जो लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। गाय बैल उनके अपने होते हैं। कई बार वे सौदागरों के द्वारा भाड़े पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वे खुद सौदागर होते हैं। अनाज जहाँ सस्ता उपलब्ध है
वहाँ से वे खरीदते हैं और उस जगह ले जाते हैं जहाँ वह महंगा होता है। यानी कि लोग जहाँ सस्ता बंजारा लोग जहाँ सस्ता अनाज मिलता था वहाँ से खरीद लेते थे और उन्हें अपने बैलों पर अपने जानवरों पर लाद करके दूसरे स्थानों पर जहाँ पे यह सामान महंगा बिकेगा वहाँ पे ले जा करके बेच देते थे। और वहाँ से वह फिर ऐसी चीज़ें लाद लेते थे जो किसी और जगह मुनाफे के साथ बेची जा सकती है। टांडा में 6 से 700 तक लोग रह हो सकते हैं। वह एक दिन में ये टांडा लोग यानी कि बंजारा लोग एक दिन में 6 या 7 मील ही सफ़र करते हैं। एक दिन में ये लोग 6 या 7 मील से ज़्यादा सफ़र नहीं करते थे, यहाँ तक कि ठंडे मौसम में भी नहीं। और ये अपने गाय बैलों से सामान उतारने के बाद जब ये लोग जहाँ इनको रुकना रहता था, इन तो जहाँ रुकते थे वहाँ से गाय बैलों को के पीठ से अपना सामान उतार लेते थे और सामान उतारने के बाद उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे, क्योंकि यहाँ ज़मीन पर्याप्त है और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसा पीटर मंडे ने लिखा है कि यहाँ पे ज़मीन पर्याप्त है, उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो जहाँ रुकते थे वहाँ से जानवरों से सामान उतार करके उन्हें चरने के लिए खुला छोड़ देते थे। कई पशुचारी जनजातियां मवेशी और घोड़ों जैसे जानवरों को पालने पोसने और संपन्न लोगों के हाथ उन्हें बेचने का काम करती थी। कई पशुचारी जनजातियां ऐसी थी जो मवेशियों और घोड़ों और जानवरों को पालते थे और उन्हें संपन्न लोगों के हाथों से बेच देते थे। संपन्न लोगों को या लोगों को बेच देते थे जो भी खरीदना चाहता था। मोटे मोटे फेरी वालों की विभिन्न जातियां भी एक गांव से दूसरी गांव भ्रमण करती थी। फेरी वाले भी एक गांव से दूसरे गांव में भ्रमण किया करते थे। ये लोग फेरी वाले रस्सी, सरकंडे की चीज़ें, फूस की चटाई और मोटे बोरे जैसे माल बनाते थे और बेचते थे। कभी कभी भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। कभी कभी उस समय भिक्षुक लोग भी घुमंतू सौदागरों का काम करते थे। नर्तकों, गायकों और अन्य तमाशबीनों की भी जातियां थी जो विभिन्न नगरों और गांव में कमाई के लिए अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करती थी। कुछ जनजातियां ऐसी थी जो नर्तक या गायक या तमाशबीन होते थे जो विभिन्न नगरों और गांव में कमाई के लिए अपने अपने कला का प्रदर्शन करते थे। बदलता समाज, नई जातियां और श्रेणियां। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था और समाज की जरूरतें बढ़ती गई, नए हुनर वाले लोगों की आवश्यकता पड़ी। समाज में जैसे जैसे परिवर्तन आता गया वैसे वैसे नए हुनर के लोगों की आवश्यकता पड़ती गई। जैसा हम लोग आज भी देखते हैं कि मौसम जैसे ही व्यवस्थाएं बदल रही हैं, चीज़ें बदल रही हैं, वैसे वैसे नए ज़रूरत वाले लोगों की भी आवश्यकता आज भी पड़ रही है और पहले भी पड़ती थी। वर्णों के भीतर छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। जो उस समय वर्ण थे उसमें छोटी छोटी जातियां उभरने लगी। उदाहरण के लिए ब्राह्मणों के बीच नई जातियां सामने आई। दूसरी ओर कई जनजातियों और सामाजिक समूहों को जाति विभाजित समूहों में शामिल कर लिया गया। कई नई नई जातियां उभरने लगी और उसमें बहुत सारी जातियों को, कई जनजातियों को, बहुत सारी उस समय जो जनजातियां थी उसमें से कई जनजातियों को सामाजिक समूहों में जाति विभाजित समाज में शामिल कर लिया गया। ये जो जनजातियां थी ये जाति विभाजन में शामिल नहीं थी, लेकिन ब्राह्मणों के सहयोग द्वारा उस समय, क्योंकि ब्राह्मण लोग प्रभुत्व से थे, राजा लोग उन्हीं की बात मानते थे ज़्यादातर, इसलिए ब्राह्मणों के सहयोग द्वारा ये कई जनजातियां जाति विभाजित लोगों में जाति में विभाजित हो गई, जाति में शामिल कर ली गई और उन्हें जातियों का दर्जा दे दिया गया। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्री को भी ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। ये देखिए, ब्राह्मणों द्वारा इन लोगों को जातियों के रूप में मान्यता दे दिया गया। किसी विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों को, सुनार को, लोहार को, बढ़ई को और राजमिस्त्री को ब्राह्मणों द्वारा जातियों के रूप में मान्यता दे दी गई। वर्ण की बजाय जाति समाज के संगठन का आधार बनी। पहले वर्ण के आधार पर समाज बनता था, अब समाज का आधार वर्ण ना होकर के जाति व्यवस्था हो गई। जाति पर विचार विमर्श। वर्तमान तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली तालुक में स्थित उय्याकोंडन उदययार के
12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा के विचार विमर्श का वर्णन मिलता है। एक स्थान है तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली तालुक में और उय्याकोंडन उदययार के। 12वीं शताब्दी के अभिलेख में ब्राह्मणों की एक सभा का विचार विमर्श का वर्णन है, जिसमें ब्राह्मणों ने विचार विमर्श कर रहे थे उसको दिखाया गया है। और वे ब्राह्मण लोग वे रथकारों, अर्थात रथकारों का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पे है रथ बनाने वाले लोग, रथकारों का है रथ बनाने वाले लोगों की सामाजिक स्थिति पर विचार कर रहे थे। उन्होंने वहाँ पे लिखा गया है कि ब्राह्मण लोग जो सभा हो रही है इसमें रथकारों की सामाजिक स्थिति पर विचार विमर्श कर रहे थे। उन्होंने इस जाति के कामकाज तय किए, ब्राह्मणों ने इस जाति के कामकाज तय किए जिसमें वस्तुकला, रथों और गाड़ियों का निर्माण, मंदिर द्वार बनाना, मूर्तियां स्थापित करना, बलि के लिए लकड़ियों से बने साज सामान तैयार करना, मंडप बनाना और राजा के लिए जेवर बनाना शामिल थे। ये सारे उस समय रथकारों के लिए ब्राह्मणों ने ये उनके काम निर्धारित किए थे। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। 11वीं और 12वीं सदी तक आते आते क्षत्रियों के बीच नए राजपूत गोत्रों की ताकत में काफी इजाफा हुआ। उसमें 11वीं 12वीं सदी में राजपूत गोत्र भी की संख्या में भी इजाफा हुआ था। और ये राजपूत गोत्र हूण, चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपराओं से आते थे। इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे। ये चंदेल, चालुक्य और कुछ दूसरी वंश परंपरा से आते थे राजपूत लोग। और इनमें से कुछ पहले जनजातियों में आते थे जो बाद में राजपूत बन गए। ये लोग पहले कुछ जनजातियों में भी आते थे और बाद में कई कुल राजपूत मान लिए गए। धीरे धीरे उन्होंने पुराने शासकों की जगह ले ली। ये जनजातीय लोग जो राजपूत बने ये धीरे धीरे पुराने शासकों की जगह ले लिया। और विशेषता कृषि वाले क्षेत्रों में यहाँ कई तरह के परिवर्तन हो रहे थे और शासकों ने शक्तिशाली राज्यों के निर्माण में अपनी संपदा का इस्तेमाल किया। शासकों के रूप में राजपूत गोत्रों के उदय के उदाहरण का जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया। इन शासकों के रूप में जो राजपूत गोत्रों का उदय हुआ था इनका जनजातीय लोगों ने अनुसरण किया, यानी कि इनकी देखा देखी की। धीरे धीरे ब्राह्मणों के समर्थन से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। उस समय जैसा कि हमने बताया कि उस समय ब्राह्मणों का ज़्यादा बोलबाला था, इसलिए ब्राह्मणों के सहयोग से कई जनजातियां जाति व्यवस्था का हिस्सा बन गई। लेकिन केवल प्रमुख जनजातीय परिवार ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। जो प्रमुख जनजातीय लोग थे वो केवल प्रमुख जनजातीय लोग ही शासक वर्ग में शामिल हो पाए। उनकी बहुसंख्यक आबादी समाज की छोटी जातियों में ही जगह बना पाई। दूसरी तरफ पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सरहद की प्रभुत्वशाली जनजातियों ने काफ़ी पहले इस्लाम को अपना लिया था। वे जाति व्यवस्था को नकारते रहे। ये लोग जाति व्यवस्था को नकारते रहे और सनातनी हिंदू धर्म के द्वारा प्रस्तावित गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था इन इलाकों में बड़े पैमाने पर स्वीकार नहीं की गई। गैर बराबरी यानी कि जो ऊंच नीच का भेदभाव था, जहाँ पे बराबरी नहीं थी। गैर बराबरी यानी कि बिना बराबरी के वाली समाज व्यवस्था। राज्यों की उत्पत्ति जनजातीय लोगों के बीच हुए सामाजिक बदलाव से गहराई से संबंधित है। हमारे इतिहास के इस महत्वपूर्ण हिस्से के दो उदाहरण नीचे उल्लिखित हैं। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है गोंड महिला का। ये गोंड महिला का चित्र है। गोंड महिला हैं। ये लोग गोंड लोग क्या करते थे? स्थानांतरीय कृषि करते थे। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा जाता था स्थानांतरित कृषि के लिए, काटा और जलाया जाता था। किसी वन प्रांत के पेड़ों और झाड़ियों को पहले काटा और जलाया जाता है। उसकी राख में ही फसल बो दी जाती है। जब यह जमीन अपनी उर्वरता खो देती है तब जमीन का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है और इसी तरह से फसल उगाई जाती है।
गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। गोंडवाना हम लोग देख लिए, मध्य भारत में ही लगभग है। गोंड लोग गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे। वो स्थानांतरीय कृषि करते थे। स्थानांतरीय कृषि का मतलब है कि जगह बदल बदल कर खेती करते थे। विशाल गोंड जनजाति कई छोटे छोटे कुलों में बटी हुई थी। प्रत्येक कुल को अपना राजा या राय होता था। प्रत्येक कुल का, एक गोंड के प्रत्येक कुल का अपना राजा या राय होता था और ये स्थानांतरीय कृषि करते थे और गोंडवाना नामक विशाल वन प्रदेश में रहते थे, यानी कि वनों के प्रदेश में रहते थे। जिस समय दिल्ली के सुल्तानों की ताकत घटी, उसी समय कुछ बड़े गोंड राज्य छोटे गोंड सरदारों पर हावी होने लगे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड राज्य में गढ़कटंगा नामक स्थान है। इस गढ़कटंगा के गोंड राज्य में 70,000 गांव थे। अकबर के शासनकाल के एक इतिहास अकबरनामा, जिसे अबुल फजल ने लिखा था 3 जिल्दों में, इस अकबरनामे में उल्लिखित है कि गढ़कटंगा के गोंड लोग, गोंड जनजाति के लोग, गढ़कटंगा के गोंड जनजाति के लोग, गढ़कटंगा के गोंड राज्य है, गोंड जनजाति भी हैं। गोंड राज्य में लगभग 70,000 गांव थे। लगभग नहीं, 70,000 गांव थे, ऐसा लिखा है अकबरनामा में। इन राज्यों की प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी। राज्य गढ़ों में विभाजित हो रहे थे। जो राज्य थे ये गढ़ों में विभाजित हो रहे थे और हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। ये गढ़ किसी गोंड कुल के नियंत्रण में थे और ये पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे। ये जो 70,000 गांव थे, इन्हें ये राज्य गढ़ों में विभाजित होते थे और गढ़ पुनः 84 गांवों की इकाइयों में विभाजित होते थे और इन्हें 84 कहा जाता था। ये 84 गांवों की इकाइयों को 84 कहा जाता था। 84 का उप विभाजन नहीं, 84 गांवों को फिर उप विभाजित किया जाता था, जिन्हें बरहोतों में होता था। जिनका उप विभाजन, 84 का उप विभाजन बरहोतों में होता था। बारहोता का मतलब है 12-12 गांवों को मिलाकर बनते थे। 12-12 गांवों का समूह बनता था, जिन्हें बरहोता कहा जाता था। बड़े राज्यों के उदय। बड़े राज्यों के उदय ने गोंड समाज के चरित्र को बदल डाला। उनका मूलतः बराबरी वाला, यानी कि जहाँ पे ऊंच नीच का भेदभाव नहीं था, ज़्यादा अमीर और गरीब में अंतर नहीं था, ऐसी उनकी समाज को धीरे धीरे असामाजिक वर्गों में विभाजित हो गया। ब्राह्मण लोगों ने गोंड राजाओं से अनुदान में भूमि प्राप्त की और अधिक शक्तिशाली बन गए। गोंड सरदारों को अब राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की चाहत हुई। गोंड लोगों को अब राजपूतों, ये गोंड जनजात थे, अब इनको राजपूतों के रूप में मान्यता प्राप्त करने की इनके पास चाहत बढ़ी। इसलिए गढ़कटंगा के गोंड राजा अमन सिंह, गढ़कटंगा जिसमें 70,000 गांव थे, अकबरनामा में लिखा है। तो यहाँ पे गढ़कटंगा के गोंड राजा थे अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि ली। संग्राम शाह ने राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि ली, क्योंकि इनको राजपूत वर्ग में शामिल होने की अभिलाषा थी इनके पास। और ये संग्राम सिंह के पुत्र, अमन दास के पुत्र तलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा साल बाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। गोंड राजा अमन दास ने संग्राम शाह की उपाधि धारण की और उनके पुत्र तलपत ने महोबा के चंदेल राजपूत राजा साल बाहन की पुत्री राजकुमारी दुर्गावती से विवाह किया। तलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई। तलपत की मृत्यु। इस पर रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी। तलपत की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई, परंतु रानी दुर्गावती बहुत योग्य थी और उसने अपने पुत्र 5 साल के पुत्र वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली। रानी दुर्गावती ने अपने 5 साल के पुत्र, जब उनके पति दलपत की मृत्यु हो गई, तो रानी दुर्गावती ने अपने 5 साल के पुत्र, जिनका नाम था वीर नारायण के नाम पर शासन की कमान संभाली और उनके समय में राज्य का और अधिक विस्तार हुआ। यानी कि रानी दुर्गावती के समय में राज्य का और विस्तार हुआ और 1565 में आसिफ खान के नेतृत्व में, 1565 में हम लोग जानते हैं अकबर का शासन था, और इसी में
आसिफ खान के नेतृत्व में मुगल सेनाओं की ने गढ़कटंगा पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। जब मुगलों ने आसिफ खान के नेतृत्व में 1565 में रानी दुर्गावती के किले पर, रानी दुर्गावती के गढ़कटंगा नामक राज्य पर हमला किया, तो रानी दुर्गावती ने इसका जमकर सामना किया। उनकी हार हुई, परंतु रानी दुर्गावती की हार हुई क्योंकि मुगल सेना उस समय बहुत ही शक्तिशाली थी और अकबर का शासनकाल था। उसकी हार हुई और उसने समर्पण करने की बजाय, रानी दुर्गावती ने समर्पण करने की बजाय मर जाना बेहतर समझा और उनका पुत्र भी तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। रानी दुर्गावती का पुत्र भी उनके बाद तुरंत बाद लड़ता हुआ मारा गया। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। गढ़कटंगा एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्यों में इनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। गढ़कटंगा लोग हाथियों को पकड़ते थे और उन्हें दूसरे राज्यों में निर्यात करते थे, अर्थात दूसरे राज्यों को बेच देते थे। इससे काफ़ी धन कमाया था गढ़कटंगा के लोगों ने। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो उन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। जब मुगलों ने गोंडों को हराया तो इन्होंने लूट में बेशकीमती सिक्के और हाथी बहुतायत में हथियार लिए। उन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया। जब मुगल लोग जीते तो इन्होंने राज्य का एक भाग अपने कब्जे में ले लिया और शेष भाग वीर नारायण, जो रानी दुर्गावती का पुत्र था, वीर नारायण के चाचा चंदर शाह को दे दिया। गढ़कटंगा के पतन के बावजूद गोंड राज्य बहुत समय तक चलता रहा, लेकिन वे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे और बाद में अधिक शक्तिशाली बुंदेलों और मराठों के खिलाफ उनके संघर्ष असफल रहे। अहोम जनजाति, हम लोग देखते हैं अहोम जनजाति के लोगों के लिए। अहोम लोग मौजूदा म्यांमार से आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। उन्होंने भुइया अर्थात स्वामी, भुइया का अर्थ होता है भूस्वामी, लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके नए राज्य की स्थापना की। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों 1523 ईस्वी में और कोंच हाजो 1581 में राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। उन्होंने कई अन्य जनजातियों को भी अधीन कर लिया। अहोम एक जनजाति थी। अहोमों ने एक बड़ा राज्य बनाया और इसके लिए 1530 के दशक में ही इतने वर्षों पहले आग्नेय अस्त्रों का इस्तेमाल किया। 1530 ईस्वी में अहोम लोगों ने आग्नेय अस्त्रों अर्थात आग से बने अस्त्रों का इस्तेमाल किया था और 1660 तक आते आते हुए उच्च स्तरीय बारूद और तोपों का निर्माण करने में सक्षम हो गए थे। लेकिन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम के आक्रमणों का सामना करना पड़ता था। अहोम लोग कहाँ रहते थे? ये पूर्वी घाट पर थे। अहोम लोग पूर्वी घाट पर, भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में थे। लेकिन इन अहोम लोगों को दक्षिण पश्चिम के कई आक्रमणों का सामना करना पड़ता था। 1562 में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर 1662 ईस्वी में मीर जुमला के नेतृत्व में मुगलों ने अहोम राज्य पर हमला किया। बहादुरी से सामना करने के बावजूद अहोम लोगों की पराजय हुई, लेकिन उस क्षेत्र में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सका। चित्र दिया गया है, यहाँ पे नेपाल है, भूटान है और ये मिरीस, टफलास, अहोम लोग, ये देखिए यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पे नागा जनजाति भी है, चुटिया जनजाति है, कचारिस है और ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश। और यहाँ से नदी जो आती है ब्रह्मपुत्र नदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ही है। यहीं पे अहोम है। अहोम जनजाति रहते थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। अहोम राज्य बेगार पर नियंत्रण था, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था।
अहोम लोगों का बेगार पर निर्भर था। अहोम राज्य राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था वो पाइक कहलाते थे। यानी कि बेगार जिससे लिया जाता था, जिन श्रमिकों से, वो पाइक कहलाते थे। अहोम राज्य में एक जनगणना की गई थी। प्रत्येक गांव को अपनी बारी आने पर निश्चित संख्या में पाइक भेजने होते थे। इसके लिए जनगणना के बाद सघन आबादी वाले इलाकों से कम आबादी वाले इलाकों में लोगों को स्थानांतरित किया गया था। एक यहाँ पे अहोम राज्य में जनगणना हुई थी, जिसमें जिस गांव में कम जनगणना थी, जनसंख्या थी, वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या वाले गांव से कम जनसंख्या वाले गांव में स्थानांतरित कर दिया गया था लोगों को। इस प्रकार अहोम कुल टूट गए। 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध पूरा होते होते प्रशासन खासा केंद्रित हो चुका था। एक कान का आभूषण दिया गया है। कान का आभूषण, कान के आभूषण कबोई नागा जनजाति मणिपुर का है। ये कान के आभूषण हैं, ये नागा जनजाति लोग कान में पहनते थे। लगभग सभी वयस्क पुरुष अहोम राज्य में लगभग सभी वयस्क पुरुष युद्ध के दौरान सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। दूसरे समय में वे बांध, सिंचाई व्यवस्था आदि के निर्माण या अन्य सार्वजनिक कार्यों में जुटे रहते थे। अहोम लोग चावल की खेती के नए तरीके भी अमल में लाए। अहोम समाज कुलों में विभाजित था, जिसे खेल कहा जाता था। अहोम समाज कुलों में विभाजित था और इस कुल को खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियाँ थीं, इसलिए अहोम क्षेत्र में दस्तकार निकटवर्ती क्षेत्रों से आए थे। एक खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव होते थे। खेल का अर्थात यहाँ कुल से है, कुल को खेल कहते थे। तो खेल के नियंत्रण में प्रायः कई गांव आते थे, यानी कुलों में कई गांव आते थे। किसान को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी। उसमें किसानों को अपने ग्राम समुदाय के द्वारा जमीन दी जाती थी और समुदाय की सहमति के बगैर राजा भी इसे वापस नहीं ले सकता था। जो समुदाय किसानों को जमीन देता था, उसे समुदाय की अनुमति के बगैर राजा भी उनसे वो जमीन नहीं ले सकता था। शुरुआत में अहोम लोग अपने जनजातीय देवताओं की उपासना करते थे, लेकिन 17वीं सदी के पूर्वार्ध में ब्राह्मणों के प्रभाव में बढ़ोतरी हुई। मंदिरों और ब्राह्मणों को राजा के द्वारा भूमिदान दी गई। शिव सिंह 1714 से 44 के काल में हिंदू धर्म वहाँ का प्रधान धर्म बन गया। लेकिन अहोम राजाओं ने हिंदू धर्म को अपनाने के बाद अपनी पारंपरिक आस्थाओं को पूरी तरह नहीं छोड़ा था। उसमें हिंदू धर्म को अपना लिया था अहोम लोगों ने, लेकिन अपनी पारंपरिक आस्थाओं को इन लोगों ने छोड़ा नहीं था। अहोम समाज एक अत्यंत परिष्कृत समाज था। कवियों और विद्वानों को अनुदान में जमीन दी जाती थी। नाट्य कर्म को प्रोत्साहन दिया जाता था। संस्कृत की महत्वपूर्ण कृतियों का स्थानीय भाषा में अनुवाद किया गया। बुर्जी नामक ऐतिहासिक कृतियों को पहले अहोम भाषा में और फिर असमिया में लिखा गया था। निष्कर्ष देखते हैं हम लोग। जिस युग की हम लोग चर्चा करते आए हैं, उस युग के दौरान उपमहाद्वीप में काफ़ी सामाजिक परिवर्तन हुआ। वर्ण समाज और जनजातीय लोग एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में आते रहे। इस आदान प्रदान ने दोनों तरह के समाजों में अनुकूलन और बदलाव की प्रक्रिया चलाई। बहुत सी विभिन्न प्रकार की जनजातियां थीं और उन्हें विभिन्न प्रकार की जीविकाएं अपनाई थी। कालांतर में उनमें से कई जाति आधारित समाज में शामिल हो गए, लेकिन कईयों ने जाति व्यवस्था और सनातनी हिंदू धर्म दोनों को नकार दिया, अर्थात इनकार कर दिया। कुछ जनजातियों ने सुसंगठित प्रशासनिक व्यवस्था वाले विस्तृत राज्यों की स्थापना की। इस तरह वे राजनीतिक रूप से ताकतवर हो गए। इसने उन्हें बृहत्तर और अधिक जटिल राज्यों और साम्राज्यों के साथ संघर्ष की स्थिति में ला खड़ा किया। कुछ मिलाने के लिए दिया गया है। गढ़ क्या थे? गढ़ 84 में बटे हुए थे। टांडा क्या थे? टांडा
कारवा था ना, कारवा कहलाता था बंजारों का। यह है कारवा। बंजारों का कारवा टांडा कहलाता था। श्रमिक लोगों को क्या कहा जाता था? पाइक कहा जाता था, जिनसे बिगाड़ लिया जाता था। कुल क्या थे? अहोम लोगों में कुल को खेल कहा जाता था। शिव सिंह अहोम राज्य के राजा थे। दुर्गावती गढ़कटंगा की महारानी थी। वर्णों के भीतर पैदा होती नई जातियां क्या कहलाती थी? ये आप लोग कमेंट्स में बताइएगा। अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां हैं बुर्जी। बुर्जी अहोम अहोम लोगों के द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियां थी। ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। अकबरनामा में लिखा गया है। अकबरनामा ने इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे। बड़े और ताकतवर होने पर जनजातीय राज्यों ने खालिस्तान को भूमिदान दिया। किसको दिया था? मंदिरों को, मंदिरों और ब्राह्मणों को। मंदिरों और ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया था। सही गलत का निशान लगाना है। जनजातीय समाजों के पास समृद्धिवाचक परंपराएं थी। बिल्कुल, जनजातीय लोग क्या वाचक अर्थात मौखिक रूप से इनकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर इनकी परंपराएं स्थानांतरित होती रहती थी। उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में कोई जनजातीय समूह नहीं था। बिल्कुल था, गलत है ये। गोंड राज्यों में अनेक नगरों को मिलाकर 84 बनता था। सही है। भील उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्वी भाग में थे। नहीं, ये मध्य भारत और पश्चिम और मध्य भारत में थे। मध्य भारत और पश्चिम में थे। मध्य भारत और पश्चिम में थे, तो ये गलत है। खानाबदोश पशुचारकों और एक जगह बसे हुए खेतिहरों के बीच किस तरह का विनिमय होता था? खानाबदोश लोग क्या करते थे? दूध, घी, इनके पास घी होता था खानाबदोश लोगों के पास, और ऊन होता था। जानवरों से उत्पाद वस्तुएं इनके पास होती थी। और पशुपालक, ये खेतिहर पशुपालक थे। पशुपालकों के पास जो चीजें होती थी, अनाज वगैरह, ये लोग इनसे खेतिहरों से लेते थे खानाबदोश लोग। और इनके पास जो चीजें ऊन और घी इत्यादि होते थे, इनको देते थे। इससे एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु देते थे। इस तरीके से इनका वस्तु विनिमय एक दूसरे लोगों का होता था। इसी के साथ साथियों, वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को लगातार मिलता रहे। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।